Welcome students, welcome you St. Andrews Public School online classes, class 8th history chapter 2, the establishment of British Empire in India. Topic event after battle of Buxar. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था बैटल ऑफ बक्सर के बारे में कि उसमें कैसे कैसे हुई, क्या उसका मेन रिजल्ट निकला। तो आपको पता है मीर कासिम उसमें डिफीट हो गया था और इसके बाद मेन जीते कौन थे, ब्रिटिशर्स जीते थे। इससे पहले की क्लास में हमने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में भी डिस्कस कर रखा है, लेकिन आज की हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि जब बैटल ऑफ बक्सर होगी तो उसके बाद क्या हुआ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, आफ्टर द री इंस्टॉलेशन ऑफ मीर जाफर हैज नवाब ऑफ बंगाल। मेन क्या किया गया, मीर जाफर को फिर से इंस्टॉल करके उसको फिर से क्या बनाया गया, बंगाल का नवाब बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि उसका मेन रीजन क्या था, उसका मेन रीजन ये था कि उसने कंपनी को ज्यादा कंसेशन, ज्यादा पैसे और ज्यादा छूट देने के लिए उसने कंपनी को फोर्स किया और उसने कहा कि हाँ मैं आपको ज्यादा कंसेशन दूंगा। तो दैट्स वाई सेम एज इट इज कंपनी ने उसकी बात मानकर उसको फिर से क्या बना दिया गया, नवाब बनाया गया। इसके साथ साथ ही वॉज फोर्स टू पे ₹5 लाख एवरी मंथ टू द कंपनी। अब वो क्या करता था, उसको अब हर महीने कंपनी को कितने रुपए पे करने पड़ते थे, 5 लाख रुपए पे करने पड़ते थे। और उस टाइम के लिए बहुत बड़ी रकम मानी जाती है। आज भी ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन उस टाइम पे बहुत बड़ी रकम से मीर जाफर को हर मंथ 5 लाख रुपीस पे करने पड़ते थे। किसको? कंपनी को। इसके साथ साथ कंपनी स्टिल वांटेड मोर। कंपनी इससे भी ज्यादा चाहती थी कि नवाब उसको इससे भी ज्यादा क्या करे, पैसे दे। क्यों? क्योंकि कंपनी को पता था कि जो बंगाल है उसमें बहुत ज्यादा ट्रेड होता है और उसके साथ साथ बहुत अच्छा वास्ट रिसोर्स है। तो इसलिए कंपनी चाहती थी कि हाँ अब हमें जितना मिल रहा है उससे ज्यादा मिले। तो इसके साथ साथ नेक्स्ट क्या हुआ, बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, मीर जाफर डाई कर गया, मतलब वो मर गया। कब मरा? 1765 में। इसके बाद क्या हुआ, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज। और इसके बाद क्या हुआ, कंपनी का जो मूड था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? नो मोर पपेट नवाब्स। अब उनके दिमाग में, उनकी मेन मूड में क्या आ गया था कि अब उनको कोई भी पपेट नवाब नहीं चाहिए। क्योंकि उनको पता चल गया था कि हाँ पपेट नवाब के लिए फिर से उनको अरेंज करना पड़ता था। तो इसलिए कंपनी को अब कोई भी पपेट नवाब नहीं चाहिए था आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफर। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब अवरसेल्फ। क्लाइव ने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम यहां के क्या बनेंगे, नवाब बनेंगे। तो मेन क्लाइव ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम खुद ही यहां पर क्या बनेंगे, नवाब बनेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि मेन क्या हुआ, पहले मीर जाफर को फिर से क्या किया गया, नवाब बनाया गया। उसने 5 लाख पर मंथ कंपनी को देने की बात की। इसके साथ साथ कंपनी को उससे ज्यादा चाहिए था, लेकिन 1765 में क्या हुआ, मीर जाफर की डेथ हुई। तो कंपनी का जो मूड था वो चेंज हुआ और कंपनी ने कहा अब कोई भी पपेट नवाब नहीं बनेगा। इसके बाद कंपनी ने, क्लाइव ने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम खुद ही क्या बनेंगे, नवाब बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते, इन 1765 मुगल एम्परर अपॉइंट्स द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। अब क्या हुआ, 1765 में मुगल एम्परर, आपको पता है उस टाइम पे मुगल एम्परर शाह आलम II थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपॉइंट किया कंपनी को। किस चीज के लिए अपॉइंट किया, दीवान के रूप में अपॉइंट किया। वो भी कहां पे, कौन सी प्रोविंस के लिए, बंगाल के लिए। तो अब इसमें एक बात ये निकल के आती है कि मुगल एम्परर कहां से आ जाता है। अभी तक तो हम मीर जाफर की बात कर रहे हैं, तो इसमें मुगल एम्परर कैसे आता है। तो आपको पता है जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी उसमें मीर कासिम ने टीम बनाई थी। फर्स्ट मेन एक तो दिल्ली के वहां पे कौन थे, शाह आलम II थे। इसके साथ साथ सेकंड अवध के जो थे वो कौन थे, सिराजुद्दौला। ठीक है, तो ये थे और इन्हीं की टीम को प्रिपेयर किया गया। और तो अब मेन बंगाल के मीर कासिम हार गए थे,
इसके साथ अवध के हार गए और इसके साथ साथ दिल्ली के हार गए। दिल्ली के शाह आलम टू वो भी हार गए। तो उन्होंने मेन इस बैटल ऑफ बक्सर में उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया था? उन्होंने इसलिए पार्टिसिपेट किया कि अगर वो जीत जाएंगे, सपोज अगर वो जीत जाते तो उनका धीरे धीरे कंट्रोल और बढ़ने शुरू हो जाता, क्योंकि हमें पता है कि औरंगजेब ऐसे लास्ट मुगल एम्परर थे जो काफी पावरफुल थे, लेकिन जो शाह आलम टू थे वो इतने पावरफुल नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर वो बैटल ऑफ बक्सर जीत जाते तो उनकी जो पावर है, पोस्ट है, वो क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन वो क्या हो गए? हार गए। तो अब इस वजह से उनको कंपनी की बात माननी पड़ी और मेन कंपनी ने मुगल एम्परर शाह आलम टू से कहा कि आप हमें दिल्ली का नहीं बल्कि बंगाल का क्या बना दीजिए? नवाब बना दीजिए। तो अब मुगल एम्परर को उनकी बात तो माननी पड़ेगी ब्रिटिशर्स की। तो उन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर्स को बंगाल का नवाब बना दिया। अब एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि बंगाल का नवाब तो चलो बना दिया, तो क्या वहां की बंगाल की जो वहां की पब्लिक है, जनता है, क्या उस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगी? तो पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उस टाइम पे इंडिया पे जो पूरा का पूरा जो रूल चल रहा था वो मुगल एम्पायर का चल रहा था। तो मुगल एम्पायर ने एक डिसीजन लिया हो तो उसको पब्लिक को तो उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी ने खुद क्या किया? मेन मुगल एम्परर के पास गए और उन्होंने उस चीज की बात कही। फिर उसके बाद मुगल एम्परर ने ही अपॉइंट किया, वो भी किसको? कंपनी को। और वो भी किसके रूप में? दीवान के रूप में। और वो भी किसका? कौन सी प्रोविंस का? बंगाल का। और इसके साथ साथ दीवान के साथ मेन कंपनी को दीवानी राइट्स भी क्या हो गए? मिल गए। दीवानी राइट्स मतलब उसको एक तो टैक्स के राइट्स मिल गए और इसके साथ साथ दूसरे सिविल एरियाज के। इन दोनों के राइट्स किसको मिल गए? कंपनी को मिल गए। तो ये चीज यहां तक हमारी क्लियर होती है। तो आपको मेन एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं। मीर जाफर को क्या बनाया गया? बंगाल का फिर से नवाब बना दिया गया। इसके साथ साथ मेन 5 लाख उसको पर मंथ कंपनी को पे करने थे कंपनी, लेकिन इससे ज्यादा चाहती थी। और इसके साथ साथ जब मीर जाफर की डेथ हो गई तो डेथ के बाद कंपनी का जो माइंड था वो चेंज हो गया और कंपनी ने कहा अब उसको एक भी कोई भी पपेट रूलर नहीं चाहिए। और उन्होंने डिसाइड किया कि हम अब खुद यहाँ के क्या बनेंगे? एम्परर बनेंगे। यहाँ के हम खुद नवाब बनेंगे। इसके साथ साथ मेन 1765 में ही मुगल एम्परर शाह आलम टू ने क्या किया? मेन कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिए। दीवानी राइट्स में वो भी कहां के दिए? बंगाल के दिए। इसके साथ साथ दीवानी राइट्स में क्या आता है? मेन टैक्स से रिलेटेड होते हैं और इसके साथ साथ सिविल एरिया से रिलेटेड होते हैं। तो ये दोनों चीजें किसको मिल गई? अब कंपनी को मिल गई। अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं आफ्टर एक्वायरिंग दीवानी राइट्स। अब कंपनी को जब दीवानी राइट्स मिल गए थे, दीवानी राइट्स मतलब कि उसको मेन एक तो टैक्स से रिलेटेड वो काम करने लगे, सिविल एरिया से रिलेटेड काम करने लगे। इसके साथ साथ जब कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए, उन्होंने एक्वायर कर लिया उस चीज को, तो कंपनी यूज्ड द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। तो कंपनी ने क्या किए? जो बंगाल के बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे उनको क्या करना शुरू कर दिया? यूज करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स जो बंगाल था उसके अंदर बहुत सारे क्या थे? रिसोर्सेस थे और उन्हीं रिसोर्सेस को क्या किया? कंपनी ने यूज करना शुरू कर दिया। एक बार आपने सुना होगा दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो दादा भाई नौरोजी ने क्या किया? दादा भाई नौरोजी ने एक बुक में उन्होंने कहा कि जो भारत जो है वो एक सोने की चिड़िया थी, आप सभी को पता है। लेकिन क्या हुआ? उसको सारे का सारा सोना या सारे के सारे पैसे कहां पे चले गए थे? ब्रिटेन में चले गए। तो जब ये ब्रिटेन में सारे का सारा पैसा चला गया तो इस चीज को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया, धन की निकासी कहा गया। और ये किसने कहा? दादा भाई नौरोजी ने। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। इसके साथ साथ अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मेन क्या हुआ? कंपनी यूज द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। कंपनी ने क्या किए? कंपनी ने
मेन बंगाल के जितने भी रिसोर्सेज थे उन सभी को बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे यूज करना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से दिस क्रिएट द ह्यूज लॉस ऑफ रिसोर्सेज फॉर इंडिया। अब क्या हुआ, इस वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा हानि हुई, वो भी किसकी हानि हुई, रिसोर्सेज की। और इसी चीज की वजह से जब मेन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बंगाल में से सारा का सारा रिसोर्स ब्रिटेन शिफ्ट करना शुरू कर दिया, तो इससे सबसे ज्यादा हानि पैदा हुई, वो भी किसके लिए, भारत के, इंडिया के रिसोर्सेज के लिए। इसके साथ साथ अब हमें यह पता चल गया कि सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स ने इंडिया का एक्सप्लॉइट किया है, सबसे ज्यादा उनका शोषण किया है, सबसे ज्यादा उन्होंने वेल्थ को लेकर गए हैं। तो अब दो सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। दो सिचुएशन कौन सी, कि जब बैटल ऑफ पलासी नहीं हुई थी और इसके साथ साथ मेन दीवानी राइट्स उनको नहीं मिले थे, तब ट्रेड सिचुएशन कहती थी। और इसके साथ साथ अब ये बात करेंगे, एक तरफ दूसरी सिचुएशन रखेंगे कि जब मेन बैटल ऑफ पलासी हो गई थी और कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे, तब ट्रेड सिस्टम क्या था। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं ट्रेड बिफोर द बैटल ऑफ पलासी एंड दीवानी राइट्स। तो ट्रेड जब बैटल ऑफ पलासी और दीवानी राइट्स से ट्रेड कैसे होता था, ब्रिटिशर ट्रेड कैसे करते थे। तो मेन ट्रेड ऐसा होता था कि ब्रिटिशर्स जो होते थे वो इंडियन गुड्स लेते थे और उसके बदले में गोल्ड और सिल्वर देते थे। तो ये चीज सिंपल समझ में आ रही है कि हाँ, वो ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर ला रहे हैं और यहां से वो क्या कर रहे हैं, इंडियन गुड्स को, इंडिया के जो मेन सामान है, फॉर द एग्जाम्पल सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस, इन सारी चीजों को उन्होंने खरीदा और उसके बदले में उन्होंने गोल्ड और सिल्वर देना शुरू किया। लेकिन अब सेकंड सिचुएशन की ट्रेड की बात करते हैं, तो इसमें यह है कि ट्रेड आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी एंड दीवानी राइट्स, कि अब ट्रेड कैसा होता था, जब बैटल ऑफ पलासी हो चुकी थी, इसके साथ साथ मेन दीवानी राइट्स उनको मिल गए थे, तो क्या होगा, अब सारा का सारा कंट्रोल तो किसके हाथों में होगा, ब्रिटिशर्स के हाथों में होगा सारा का सारा कंट्रोल। तो सेम अब इंडिया की गुड्स होती थी और इंडिया का ही गोल्ड और सिल्वर होता था। इन दोनों चीजों को कहां पे ले जाते थे, वो ब्रिटेन में ले जाते थे। फॉर द एग्जाम्पल, पहले वो क्या करते थे, जब उनके पास ना बैटल ऑफ पलासी हुई थी, ना उनके पास दीवानी राइट्स थे, तब वो ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर लाते थे और इसका एक्सचेंज करके क्या लेते थे, इंडियन गुड्स लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि इंडिया पे जब बंगाल पे उन्होंने कंट्रोल किया, तो बंगाल पे कंट्रोल करने के बाद क्या हुआ, इंडियन गुड्स को तो वो भेज रहे हैं, इसके साथ साथ गोल्ड और सिल्वर इनको भी वो क्या कर रहे हैं, ब्रिटेन शिफ्ट कर रहे हैं। तो इससे ये चीज समझ में आती है कि पहले जो वो गोल्ड लाते थे, अब वो गोल्ड नहीं लाते, बल्कि यहां से मेन इंडियन गुड्स भी जा रही है और इसके साथ साथ गोल्ड और सिल्वर भी जा रहा है। तो अब हमें इससे ये समझ में आ रहा है कि मेन सारे के सारा जो सामान था इंडिया का, वो भी ब्रिटेन में चला गया और इसके साथ साथ मेन जो गोल्ड और सिल्वर था वो भी सारा का सारा कहां जा रहा है, ब्रिटेन में जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें समझ में आ रही हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, नाउ द रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया वॉज यूज्ड टू फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब क्या हुआ, जो कंपनी से, मतलब जो इंडिया को, मेन कंपनी को इंडिया से जो रेवेन्यू मिल रहा है, कर मिल रहा है, उन्होंने बंगाल पे कंट्रोल किया, तो जो उनको कर मिल रहा है, उस कर से वो अपने कंपनी के फाइनेंस को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। दैट मीन्स आपको पता है कि अब कंपनी आई है तो कंपनी के ऑफिसर्स भी अब यहाँ पर आएंगे। अब उन्होंने क्या कहा कि नवाब हम अपना बैठाएंगे, तो अब उनको क्या करना पड़ेगा, मेन ब्रिटेन से ऑफिसर्स बुलाने पड़ेंगे, इसके साथ साथ अपनी एक आर्मी बनानी पड़ेगी, इसके साथ और सारे कई सारे ऑफिसर्स बनाने पड़ेंगे कंट्रोलिंग करने के लिए। तो ये सारे के सारे जो कंपनी के ही एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं। तो कंपनी ने क्या किया, अब कंपनी ने इंडिया के रेवेन्यू से ही उस चीज को फुलफिल करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट एक तो इंडियन गुड्स को ब्रिटेन भेजा, इसके साथ साथ गोल्ड और सिल्वर को भी भेजा, और यहां पर जब वो कंट्रोल कर लिया तो यहां के एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ही वो अपनी कंपनी को फाइनेंशियली सपोर्ट करने शुरू कर दिया।
कंपनी से ही, मतलब यहाँ के रेवेन्यू से ही वो अपने ऑफिसर्स के पैसे देते थे। इसके साथ साथ मेन जो उनकी आर्मी थी उसके एक्सपेंसेस उसी से करते थे। तो अब सारा का सारा चीज जो कंट्रोल, जो खर्च हो रहा है वो टोटली कहां से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। इसके साथ साथ मेन ट्रेड भी इंडिया से हो रहा है। मेंटेनिंग ट्रोप्स, मतलब कि मेन अपने सारे के सारे जितने भी उनके आर्मी ऑफिसर्स हैं उनकी जो सैलरी है वो भी इंडिया की तरफ से जा रही है। इसके साथ साथ जो वो यहाँ पर फोर्ट्स बना रहे हैं, बिल्ड फोर्ट्स, ऑल वॉज डन ऑन द इंडियन मनी ऑल्सो। ये सारी की सारी चीजें किससे हो रही हैं? ये सारी की सारी चीजें इंडिया की मनी से ही हो रही है। तो ये हमें समझ में आया। तो ये हमने देखा, इसमें बात की कि मेन कैसे कंपनी ने इंडिया को कितना मेन फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। तो हमने मेन पढ़ा इवेंट आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर में मीर जाफर को फिर से नवाब अपॉइंट किया गया। मीर जाफर को हर मंथ 5 लाख पैसे पे करने थे कंपनी को। इसके बाद लेकिन कंपनी को ज्यादा चाहिए था। फिर उसके बाद मीर जाफर की डेथ हो गई। डेथ के बाद कंपनी का जो माइंड था वो चेंज हुआ और कंपनी ने क्या कहा, कंपनी खुद क्या बनेगी, अब नवाब बनेगी। फिर 1765 में मुगल एम्परर ने क्या किया, दीवानी राइट्स दे दिए, वो भी किसको, कंपनी को। कहाँ के? बंगाल के। इसके साथ साथ नेक्स्ट इसमें आफ्टर एक्यूरिंग दीवानी राइट्स, जब कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे तो उन्होंने बंगाल के जितने भी रिसोर्सेज थे उनको बहुत ज्यादा यूज किया और इससे इंडिया को जो रिसोर्सेज थे उनके बहुत ज्यादा लॉस होना शुरू हुआ। इसके साथ साथ हमने दो सिचुएशन भी देखी कि जब बैटल ऑफ प्लासी और दीवानी राइट्स कंपनी को नहीं मिले थे तब ट्रेड में ये होता था कि वो यहां से इंडियन गुड्स ले जाते थे, लेकिन उसके बदले में वो क्या देते थे, गोल्ड और सिल्वर देते थे। लेकिन जब ट्रेड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड दीवानी राइट्स, तो ट्रेड जब बैटल ऑफ प्लासी और दीवानी राइट्स के बाद क्या होता था, जो इंडियन गुड्स होती थी और जो गोल्ड और सिल्वर होता था, ये दोनों चीजें कहां पे जाती थी, ब्रिटेन में जाती थी। इसके साथ साथ अब जो इंडिया से रेवेन्यू मिल रहा है कंपनी को, वो रेवेन्यू कंपनी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है उसके एक्सपेंसेस के लिए, लाइक ट्रेडिंग के लिए, मेंटेनिंग ट्रूप्स के लिए, बिल्डिंग फोर्ट्स, ऑल वाज डन ऑन द इंडियन मनी ओनली। तो ये सारी की सारी चीजें किससे पॉसिबल हो रही थी, इंडियन मनी से हो रही थी। तो हमें होप सो आपको समझ में आया होगा इवेंट आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। थैंक यू।